हेलो डियर एस्पिरेंट्स। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और ये हमारी जो मैगजीन्स हैं, डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली इनको स्टडी करते हैं तो आप बाकी और कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका जो करंट अफेयर्स है वो काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ हमारी मंथली मैगजीन्स हैं जो कि पूरे मंथ का एक कवर प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ हमारी फटाफट मैगजीन्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे हमसे कनेक्ट होइए। और हमारे डेली करंट वीडियोस के अलावा हमारे शॉर्ट टॉपिक्स भी आते हैं, हमारे शॉर्ट्स भी आते हैं। उनको देखिए ताकि आपको एक चीजों के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़ेगी। और जैसे कि मैंने बार-बार कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए, डेली पढ़िए, तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम आज का क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। इंडिया पुशेस फॉर योगासन इन ओलंपिक्स। इंडिया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप ये 4 जून से 8 जून 2026 तक होगा। अहमदाबाद में ये चैंपियनशिप होगी। और इसको कंडक्ट कराने के साथ साथ इंडिया का ये पूरा कोशिश है कि योगासन को फ्यूचर जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनमें भी जो है वो इंक्लूड किया जाए। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो चाह रहा है कि ओलंपिक गेम्स जो 2036 के हैं वो इंडिया में हो। और इसके लिए ये पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। और योगा, जैसा कि हमें पता है कि योगा का ओरिजिन इंडिया में हुआ। काफी पुराना ये एक हमारा सिस्टम है। काफी इम्पोर्टेंट है ये बॉडी की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहता है। और इसका एक एक्सेप्टेंस भी जो है वो हो चुका है ग्लोबली। और इंडिया ने ही जो है इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था जिसके तहत इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को हर साल। और तो ये जो चैंपियनशिप है माना जा रहा है इससे ये जो एक प्रैक्टिस है इसको और भी जो है वो बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ये और भी ज्यादा इसका इंक्लूजन जो है वो होगा। ठीक है। तो ये है। तो अहमदाबाद में चूंकि होगा तो इनका कहाँ होगा ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि आ सकता है कि कहाँ पे ये चैंपियनशिप होगी। फिर इसके अलावा अभी कल है बकरीद। और इसमें एक आर्टिकल था जैसे कि किस तरह से जो है वो हज पिलग्रिमेज होता है मुस्लिम लोगों में। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनका जो पूरा जो ईयर होता है वो लूनर कैलेंडर पे बेस्ड होता है। चंद्रमा के उससे ये चलता है। तो इसका जो लास्ट मंथ होता है इसके 9th डे ये लोग दुह अल हिज्जा जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये काफी पवित्र माना जाता है। इसमें ही जो हज पिलग्रिम हैं वो जाते हैं, श्रद्धालु जो है वो हज की यात्रा पे जाते हैं। और मक्का में होता है। काफी लैक्स ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड से वहां पे जाते हैं। यहाँ पे प्लेन ऑफ अराफात है मक्का के पास और यहाँ पे ये वुकुफ एक इनका होता है उसको जो है ये परफॉर्म करते हैं। ये एक हज का एक मेन जो है वो रिचुअल है। तो इंडिया की तरफ से भी इस बार काफी लोग गए हैं। और जो गवर्नमेंट डेटा है उसमें 1,75,000 इंडियन पिलग्रिम्स जो है वो पार्टिसिपेट करने गए हैं हज में। और ये एक इनका काफी पुराना ट्रेडिशन है जो कि ये इसको पूरा फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये टर्म्स वगैरह हैं ये पता होना चाहिए इनका भी पूरा। फिर इंडिया का जो ट्राइबल हेरिटेज है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है कि अभी जब प्रधानमंत्री गए थे अपने डिप्लोमेटिक टूर पे यूएई और इसके अलावा नॉर्डिक कंट्रीज वहां की यात्रा पे, तो काफी इन्होंने ऐसे प्रेजेंट्स लेके गए थे एज ए गिफ्ट वहां के लीडर्स को देने के लिए जो कि इंडिया का जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रमोट करे, उसको जो है वो दिखाता है। ठीक है। तो इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है और जो हमारा एक ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है उसको प्रमोट करने
के पर्पज से ये काफी सारी चीजें लेके गए थे अपने साथ। और इसमें जैसे गोंड पेंटिंग लेके गए थे। गोंड पेंटिंग अब जैसे कौन से स्टेट से है, मध्य प्रदेश की है। इसको इन्होंने वहां के स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को दिया। ठीक है। और गोंड जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी, इनका ये जो पेंटिंग स्टाइल है ये काफी रिनाउंड आर्ट है। और इसमें इंट्रिकेट डॉट और लाइन पैटर्न होता है। काफी वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया जाता है इसमें। और ये यहाँ के जो लोकल ट्राइबल कलाकार हैं उनके लाइफ को पूरा जो है वो प्रभावित करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इससे को जो है वो अर्निंग होती है। साथ ही साथ जब ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मिले जॉर्जिया मेलोनी, तो उनको इन्होंने मूगा सिल्क स्टोल गिफ्ट किया। और ये असम से ले गए थे। असम जाना जाता है अपने मूगा सिल्क के लिए। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने इनको शिरुई लिली स्टोल भी प्रोवाइड किया। शिरुई लिली स्टोल ये तांगकुल नागा कम्युनिटी है। फिर जैसे कम्युनिटी का नाम है तांगकुल हाँ, नागा वो जो कम्युनिटी। नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्ट आ रहे थे, वो तो हाँ, नहीं है ना, ये तो अलग चीज हुई ना। नहीं वो प्रोडक्ट्स अच्छा। अलग हैं। वो तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं 8, उनको एक हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर हाँ। क्रॉप को डेवलप किया जा रहा है। और ये तो अलग है जो कि काफी समय से चलते आ रहे हैं, काफी पुराने हैं, हिस्टोरिकल हैं, ट्रेडिशनल ट्राइबल हेरिटेज से रिलेटेड है। तो ये इसको प्रमोट करने के लिए लेके गए थे वहां पे एज अ गिफ्ट देने के। और वो हम्म। जैसे जो अलग डेवलप हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट को कैसे डेवलप किया जाए एज अ इकोनॉमिक हब, कैसे वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मणिपुर का जिंजर है, अरुणाचल प्रदेश का कीवी है ना। तो उनके वहां पे सिक्किम का चीजें नेचुरल डेवलप। फाइबर, ये हाँ, भी था उसमें, सिक्किम हाँ, मणिपुर ब्लैक पॉटरी। हाँ। तो इनको कैसे, तो ये अलग चीज है और वो भी इम्पोर्टेंट बहुत रहेंगी, क्योंकि वो जो 8 स्टेट्स हैं उनके कौन कौन से ये हैं डेवलप किया जा रहा है, ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पूछा भी जा सकता है। तो वो डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। तो ये तो जैसे अभी गए थे डिप्लोमेटिक उस पे, तो क्या क्या लेके गए थे। लेकिन ये चूंकि लेके गए थे तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मोगा सिल्क है, शिरुई लिली है स्टोल। और मोगा सिल्क की बात करें तो इसमें काफी एक ये नेचुरली बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें गोल्डन चमक होती है। ये एक जीआई टैग प्रोडक्ट भी है। और ये काफी सेंचुरी से जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इसको बनाने का काम जो है वो करती हैं। और शिरुई लिली जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, मणिपुर का एक फेस्टिवल भी होता है। ये यहाँ का एक रेयर स्टेट फ्लावर है, जो कि मणिपुर की पर्टिकुलर एक तांगुल नागा ट्राइब है, इसके कल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है। ठीक है। तो ये है। चिरोई लिली स्टोल क्राफ्टेड हाँ, बाय द। हाँ, स्टोल लेके गए थे। फिर इसी के साथ यूएई के जो क्वीन मदर है उनके लिए ब्लैक राइस लेके गए थे, चा खाओ जिसको कहा जाता है, ये भी मणिपुर का है। ये ब्लैक ग्रेन्स होते हैं इसके, और ये भी काफी वैल्यूड होता है। इसकी अपनी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। और अभी कुछ मंथ्स पहले इनका जो है एक्सपोर्ट भी इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है टू डिफरेंट कंट्रीज, चा खाओ। तो जैसे कि चा खाओ नाम पूछ दे कि किसका वैरायटी है, 4 क्रॉप्स के नाम दे दें, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है। और तो ये सारी चीजें हैं, तो ये जो भी है इनका कौन से स्टेट के हैं इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्लैक राइस, अब देखो जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है तो इसमें बताया गया है कि ब्लैक राइस को फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है कुछ कल्चर्स में। ये एंथोसायनिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें काफी होते हैं। और ये ट्रेडिशनल जो मणिपुर का क्विजीन है उसका एक स्टेपल पार्ट होता है, मतलब डेली बेसिस पे उसको यहाँ पे लोग यूज करते हैं। तो इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है कि हमें अपने जो कल्चरल हेरिटेज है, जो डाइवर्सिटी है, उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, उसको रिकॉग्निशन दिलाना है, उसको सपोर्ट करना है, जो उसके ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन्स हैं, है ना, वीवर्स हैं उनको, ताकि उनके लिए और भी बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है। तो ये मतलब ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी मिजोरम में आईएमडी ने डिक्लेयर किया कि ऑफिशियली जो है वो मॉनसून आ गया कल। और इसमें कहा गया है कि सिटीजन्स ज्यादा बाहर मतलब थोड़ा जाएं तो अलर्ट रहें, क्योंकि प्रिपेयर्ड रहें चीजों को देके, क्योंकि हैवी मॉनसून का प्रिडिक्शन किया गया है। और माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में और मॉनसून जो है वो बढ़ेगा धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स में। और चूंकि अर्ली मॉनसून है
तो इसको लेके भी है कि हाँ फिर फर्दर जो है वो कैसा इसका आगे रहता है सिचुएशन, क्योंकि इस बार जो है वो अल्नीनो ईयर भी है, तो अल्नीनो ईयर की वजह से क्या होता है कि आपका जो रेन पैटर्न है, जो मॉनसून टाइम में जो रेन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस बार का आईएमडी का प्रिडिक्शन है कि 92% जो है वो रेनफॉल जो है वो होगा, तो कहीं ना कहीं अलीनो का इफेक्ट जो है वो मॉनसून पे पड़ेगा। फिर इसके अलावा गिर नेशनल पार्क है, यहाँ पे कुछ लायंस की डेथ हुई है, इसको रिपोर्ट किया गया है। अभी 2 लायन कब्स ये इनकी डेथ हुई, तो माना जा रहा है कि ये एक इन्फेक्शन है, इसकी वजह से इनको हुआ है। मतलब इसमें जो फॉरेस्ट जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि बेबीसिया इन्फेक्शन है। ये एक टिक बॉर्न पैरासाइट डिजीज है जो कि वाइल्ड एनिमल्स में होता है, इसकी वजह से जो है ये डेथ्स हुई है। ठीक है। और बेबीसिया या ये टिक बॉर्न जो पैरासाइट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, इनको कम वीकनेस हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है एनिमल्स में, और इस ये इन्फेक्शन जो है वो काफी फैटल होता है। और जो यंग एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे जो है वो वर्क करता है। तो अब जैसे कि जो डिजीज है इसका ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क तो काफी इम्पोर्टेंट है ही, कहाँ है ये? गुजरात में है। ये सोल हैबिटाट है जहाँ पे एशियाटिक लैंड पाए जाते हैं, जिन्हें पैंथेरा लियोपेसिका कहा जाता है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन है, और इनको जो है वो नियर एक्सटिंक्शन से बचाया गया है। इनका नंबर जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, इस पे पूरा वर्क किया जा रहा है। ठीक है। और अर्ली 20th सेंचुरी में काफी इनका नंबर कम हो गया था, एक्सटिंक्शन के कगार पे ये पहुंच गए थे। वेबिसिया ये प्रोटोजोआ डिजीज है, प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है, और ये टिक्स जो है वो इनकी वजह से जो है वो फैलता है। तो एक टिक्स कंट्रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं वहां पे देखा जाता है टाइम टू टाइम, जो है वो जो हैबिटाट है उसमें ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, ताकि जो एनिमल की हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है। और इसी के तहत जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पे रेगुलर हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह भी चला रखी है। फिर योगा का भी काफी है, निकल रहा है न्यूज। और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, और ये एक 25 डे काउंटडाउन शुरू करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जैसे मैंने बताया कि अभी 21 जून को रहेगा। तो इसी के लिए ये एक शुरू करेंगे इनिशिएटिव, और ये मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल में जो है वो होगा। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वो योगा का रीच बढ़ाने के लिए अक्रॉस द कंट्री इस तरह से प्रोग्राम चला रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये एक 100 डेज का नेशन वाइज काउंटडाउन कैंपेन भी चलाए हैं। ठीक है। और इसके तहत जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके योगा के बारे में, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। और योगा 21 जून 2015 से इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका प्रपोजल जो है प्राइम मिनिस्टर ने यूएन असेंबली में 2014 में दिया था। साथ ही साथ खजुराहो की बात करें तो ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये काफी रिनाउंड टेम्पल्स हैं। ये अपने इंटीग्रेट नागर स्टाइल आर्किटेक्चर और एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि चंदेल डायनेस्टी के हैं। चंदेल डायनेस्टी मध्य प्रदेश में 9 to 12 सेंचुरीज में जो है वो रही। और ये मोरारजी देसाई जो इंस्टीट्यूट है ऑफ योगा, ये स्टैब्लिश हुआ था 1998। यहाँ पे योगा और नेचुरोपैथी को एडवोकेट मतलब बढ़ावा देने पे काम जो है वो चलता है। और इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी कराए जाते हैं, कैसे योगा का एप्लीकेशन बेहतर किया जाए, इस पे भी यहाँ पे वर्क। एमपी में है मैम ये हाँ। कॉलेज हाँ। इंस्टीट्यूट? अच्छा, हाँ। ठीक है। खजुराहो में ही है। ठीक है। तो ये दिल्ली में है। ठीक। मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। फिर वेदांता में सिजी माली बॉक्साइट माइन है। और वेदांता ग्रुप जो है ये किनका बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट है, जो कि कालाहांडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहां पे जो है वो चल रहा है। तो इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मिल गया है। ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की, इन्होंने इसको जो है वो क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया गया है।
और ये प्रोजेक्ट का एम है कि ये माइनिंग करेंगे 311 मिलियन टन का हाई ग्रेड बॉक्साइट और ओवर 1549 हेक्टेयर। तो इसके लिए इनको जो है वो डाइवर्ट करना होगा, फॉरेस्ट लैंड है 709.72 हेक्टेयर का उसको। और ये जो माइन है ये थुआमुल रामपुर और काशीपुर तहसील में जो है प्रपोज्ड है। 18 विलेजेस इसमें कवर होंगे और ये बॉक्साइट प्रोवाइड करेंगे। वेदांता का एलुमिना स्मेल्टर प्लांट है लांजीगढ़ में, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो मिल गया है। और जो एक्सपर्ट कमेटी थी इनकी मीटिंग हुई 15 अभी मई को, और इन्होंने इसको क्लियरिंग प्रोवाइड किया कि, और इनको एक कंडीशन लगाई है कि नो माइनिंग एक्टिविटीज अगर ऑन द ये जो फॉरेस्ट एरिया है 709.72 हेक्टेयर का, कि बिना जो है वो स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस ऑब्टेन किए जो है वो आप इसमें माइनिंग एक्टिविटी नहीं करोगे। और इन्होंने कहा है कि इनको कंप्लाई करना होगा जो भी ऑर्डर्स हैं, और जो भी अभी जुडिशियल जो अनाउंसमेंट है, पेंडिंग अभी केस भी चल रहा है इनका सुप्रीम कोर्ट में, और एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी चल रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 129 फैमिलीज जो है वो डिस्प्लेस होंगी। इनका ये जो विलेज है तीजी माली और माली पादार विलेजेस, और इनके लिए इन्होंने कहा है कि ये एक रीसेटलमेंट कॉलोनीज बनवाएंगे कुरकुटी और चंदगिरी में। ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है इन्होंने इनको स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस ये दिसंबर 2025 में दिया था। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के माइनिंग वगैरह के, और इनको लेके विवाद भी रहता है, और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी सारे केसेस भी जो है वो कर रखे हैं ऑलरेडी कि इनका क्या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोकल ट्राइब्यूनल कम्युनिटीज हैं, ये लंबे समय से जब से ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं इनकी बातचीत चलती है, तो इसको अपोज भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे जो कस्टम राइट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इनमें इफेक्ट पड़ेगा, इनका लॉस होगा, और ये इन लैंड्स को पवित्र मानते हैं। तो कहा है कि ऐसी जो लैंड्स इनको अगर आप एक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा अभी इन्होंने हाई कोर्ट में केस कर रखा है। इन्होंने है कि ग्राम सभा को फ्रॉड तरीके से जो है वो वायलेशन किया गया है फॉरेस्ट राइट का। और इसके अलावा लॉर्सन एंड टिब्रो का भी केस है, ये भी जो है वो पेंडिंग में है। तो मतलब ये है कि अभी फिलहाल के लिए इनको जो एक्सपर्ट कमेटी है उनकी तरफ से जो है वो क्लियरेंस मिल गया है, तो ये माइनिंग करेंगे। और जैसे कि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उनको देखते हुए इम्पोर्टेंट भी है जो भी ब्लॉक्स वगैरह हैं इनका, अगर माइनिंग नहीं होगी तो हमें जो मटेरियल्स हैं वो कैसे मिलेंगे, तो ये भी चीजें हैं। तो काफी चीजों को देखना इसमें पड़ता है बिफोर अप्रूवल, और इसी के लिए कमिटीज जो है वो बनाई जाती हैं जो कि देखने का काम करती हैं कि क्या क्या अगर इनको क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है उनका क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। सीजी माली ब्लॉक का जैसे लोकेशन पूछा जा सकता है है कि कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। ये जैसे सीजी माली बॉक्साइट ब्लॉक ये ईस्टर्न घाट्स में है, काफी रिच है ये। मिनरल रिसोर्सेज भी है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप माइनिंग वगैरह स्टार्ट करोगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ता है। लोकल जो पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस पे तो इम्पैक्ट होता ही होता है। और ये जो इनका एल्यूमिनियम का जो रिफाइनरी है ये 2007 से जो है वो ऑपरेशनल है, पर जिसमें काफी जो है वो डिस्रप्शन हुआ है क्योंकि बॉक्साइट की माइन जो है वो नहीं वो उसका वो कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है। काफी इसमें कंट्रोवर्शियल भी रहा है कि ये जो नियाम गिरी हिल्स हैं यहाँ पे माइनिंग को लेके विवाद हुआ था। ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो ट्राइबल राइट्स हैं उनके फेवर में जो है वो डिसीजन दिया था माइनिंग एक्टिविटीज को लेके। फिर बाद में एफएसी बना एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, कि फिर उन्होंने इवेलुएट किया कि क्या है प्रपोजल कैसा है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये एक स्पेशल कोर्ट होती है जो कि इसको बनाया गया है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सके जाके काम स्टार्ट हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये इनका जो लोकेशन है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे कौन कौन से ओर्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये भी इनके नेम्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
इन्होंने पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप इनको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। और माना जा रहा है कि इससे जो ये दोनों योजनाएं हैं इनको और डिजिटाइज किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है, इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। ठीक है, जो ये वेलफेयर स्कीम्स हैं। और इससे इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर होगा। पेपर बेस्ड जो है वो चीजें ना होके फुली डिजिटल वर्क फ्लो हो जाएगा। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब कि जल्दी से जल्दी जो है वो चीजें जो है वो हो सकेंगी। पीएम अजय मोबाइल ऐप ये एक प्रोवाइड करता है मोबाइल बेस्ड एक्सेस टू सिस्टमैटिक स्कीमेटिक सर्विसेज। और इसमें मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे, प्लानिंग पे और इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा फोकस जो है वो रहेगा। पीएम अजय या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ये लॉन्च किया गया था 2021 में। और इसमें इसके पहले की जो स्कीम्स थी उनको मर्ज किया गया था, 3 स्कीम्स को मर्ज करके ये बनाया गया था। इसमें था सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना और स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। तो इनको मर्ज करके ये बनाया गया, तो इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए इसको डिजिटल पूरा जो है वो कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर को ये पूरा जो है वो देखती है। इसमें जो ऐप लॉन्च किया है इसमें एक पूरा यूनिफाइड लॉगिंग सिस्टम वगैरह बनाया गया है। ग्रास रूट लेवल पे पूरा प्लानिंग की गई है कि कैसे लोगों को एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे उसमें मोबाइल वगैरह से जो है वो फोटो वगैरह अपलोड की जा देंगी, नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। ठीक है, तो जिससे लोगों को और अवेयरनेस बढ़ सके, इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। साथ ही साथ इसी इवेंट पे इन्होंने प्लेज किया कि जो सीनियर सिटीजन है उनके वेलफेयर पे भी काम करेगी। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत, ड्रग फ्री इंडिया पे भी जो है वो मिनिस्ट्री जो है वो अपना वर्क करेगी। फिर अभी इंडिया ने जो है वो रिजेक्ट किया है। और इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको लेके जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो चाइना और पाकिस्तान ने दिया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बन रहा है। और ये चाइना का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है इनके। ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत ये आता है। इसको इन्होंने 2013 में लॉन्च किया, जिसके तहत ये जो एरिया है पूरा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये रोड्स बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। और इसमें पूरा ये $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। और इंडिया ने हमेशा इसका अपोज किया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसको कि ये पाकिस्तान का रीजन बनाते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान बाल्टिस्तान रीजन है ये। और इंडिया का पार्ट है ये, जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इंडिया ने इसका एक पूरा विरोध किया है। और पाकिस्तान और चाइना के बीच में 1963 में बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जो पाकिस्तान था उसने चाइना को कुछ टेरिटरी को जो है वो मेंटेन करने के लिए दे दिया था, जो इनका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे चाइना को। इंडिया इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अभी हाल फिलहाल में इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने पूरी तरह से खारिज किया है। और इन्होंने कहा है कि हम पूरा एक डिप्लोमेटिक जो है वो कर रहे हैं, बातचीत चल रही है कि कैसे इस इश्यू को जो है वो सॉर्ट आउट पूरा किया जा सके। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सिक्किम पहुंची है। सिक्किम की ये 3 डे विजिट पे गई हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑर्किडेरियम गई ये। और ऑर्किडेरियम एक क्लाइमेट कंट्रोल वाइवेरियम है और ग्रीन हाउस है, जहाँ पे ऑर्किड्स को कल्टीवेट किया जाता है और डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। तो सिक्किम जैसे हमें पता है कि अपने रिच इकोलॉजिकल और फ्लोरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे विजिट के दौरान ये गई। साथ ही साथ इन्होंने नाथुला पास का विजिट किया। जैसे नाथुला पास कई बार पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है। इसके अलावा ये नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, यहाँ पे भी इन्होंने विजिट किया। और इस अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो है वो सिक्किम पुलिस को इंडियाज पुलिस कलर मेडल ये प्रोवाइड करेंगी। और इसके साथ सिक्किम जो है वो 15th ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसको ये अवार्ड जो है वो मिला है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर ये एक रेयर ऑनर होता है।
और इसके पहले ये अवार्ड किया जा चुका है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है फोर्स का ब्रेवरी, डिसिप्लिन और सर्विस को। सिक्किम पुलिस इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, जब सिक्किम का इंडिया के साथ मर्जर हुआ था, और तब से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस एरिया में सिक्योरिटी को मैनेज करने में। ठीक है। ऑर्किडेरियम, ये जो स्टेट का रिच बायोडायवर्सिटी है उसको और प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाया गया है सिक्किम में। इसमें 500 से ज्यादा ऑर्किड्स की स्पीशीज जो है वो हैं। इसके अलावा ये जो नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक म्यूजियम है, जहाँ पे तिब्बतन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, खानकाज हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, इनका स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे नाथुला पास है, और थोड़ा सा जैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, उसका लेवल हायर करने के लिए ये टू स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं कि एक तो किस स्टेट में लोकेटेड है, फिर अब जैसे इसका एल्टीट्यूड क्या है, तो इसका एल्टीट्यूड 4310 मीटर है, और ये काफी लंबे समय तक बंद था। 2006 में इसको रीओपन किया गया, लगभग आफ्टर 4 डिकेड। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीजें भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक हाई लेवल कमेटी। ये देखेगी कि क्या चैलेंजेस हैं, मतलब डेमोग्राफिक चेंज में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे डेमोग्राफी में चेंज होता है, कितना उसमें जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होता है, क्या और अदर रीजंस हैं जिसकी वजह से बाहर के लोग जो है वो आ जाते हैं इंडिया में। तो ये कमेटी गवर्नमेंट ने भी बनाई है, और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, ये इसको चेयर करेंगे, हेड रहेंगे। इस कमेटी में सेंसस कमिश्नर भी रहेंगे, और आईएएस ऑफिसर हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, ये रहेंगे। आईपीएस ऑफिसर बालाजी श्रीवास्तव, इकोनॉमिस्ट हैं शमिका रवि, ये एज ए मेंबर्स रहेंगे। साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं फॉरेनर्स वन, होम मिनिस्ट्री के, ये एक मेंबर सेक्रेटरी का के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि डेमोग्राफिक चेंज एक सीरियस इशू है। इसकी वजह से ना तो सिर्फ सॉवरेनिटी पे खतरा होता है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें भी काफी प्रॉब्लम होती है, और सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो ये जरूरी है कि इन चीजों को जो है वो पता लगाया जा सके, और ट्राइबल जो सोसाइटी है उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इलीगल माइग्रेशन, इसको लेके काफी सारे कंसर्न जो है वो किए जा रहे हैं, स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे इलेक्शंस में भी ये काफी सारी चीजें जो है रह जाती है कि इलीगली जो लोग हैं वो वहां से एंटर कर जाते हैं। बॉर्डर की इसीलिए फेंसिंग भी की जा रही है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको और पावर भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। और तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी के लिए ये कमेटी बनी है। तो कमेटी का जो हेड हो जाता है वो पूछती है, जैसे बीसीएस का एग्जाम रहता है तो, या और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें कौन हेड कर रहा है कमेटी को, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इन्होंने अभी अपॉइंट किया है जो भी आउट गोइंग विलेज प्रधान हैं, इनको एज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अभी यहाँ पे जो पंचायत का पूरा टाइम था 5 इयर्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब तक न्यू बॉडीज नहीं बन जाती हैं, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ का पीरियड होता है, तो तब तक की एज अ हेड जो है वो काम करेंगे। ठीक है। और इसमें इन्होंने जो अपॉइंट अपॉइंट किया है, जो अभी के जो प्रधान हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आप डेली रूटीन वर्क करेंगे, डे टू डे फंक्शंस वाले वर्क। कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो आपको नहीं करना होगा, और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर होते हैं तो इसमें आपको एक प्रपोजल जो है सबमिट करना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, अपना थ्रू डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, और तब उसमें जो है वो डीएम के अप्रूवल के बाद एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज सिस्टम है, ये इस्टेब्लिश हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1992 में हुआ। इसके तहत डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, और ग्राम लेवल पे पंचायत बनाई गई, जो कि इनका टर्म फिक्स होता है, 5 साल का इनका एक रेगुलर पीरियड होता है, और उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं।
और अगर ऐसा कोई डिले होता है इलेक्शन का, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है लीगली इनको एम्पावरमेंट है, इनको एम्पावर किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखें अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके तहत ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करती हैं ताकि कोई गवर्नेंस में कोई वैक्यूम ना आए। और उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट है, यहाँ पे 58,000 ग्राम पंचायत है। तो अब जैसे जो नंबर ये बता देते हैं ना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और क्या ऐसी व्यवस्था है, किस आर्टिकल के तहत ये स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ है कि ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देख सकती है जो ग्राम पंचायत हैं उनका। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में कल ये दिल्ली जिमखाना क्लब है, इन्होंने पिटीशन डाला था, तो हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है। इन्होंने कहा है कि कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा इस क्लब को। इन्होंने चैलेंज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जो कि डायरेक्ट करता है क्लब को कि आप 27.3 एकड़ का प्रेमाइसेस है इनका ल्यूटेंस दिल्ली में, तो उसको आप इवैक्यूएट करिए, खाली करिए। और इसमें जो गवर्नमेंट है, इनका कहना है कि किसी को फोर्सफुली जो है वो इवेक्ट नहीं कराया जाएगा, और जो लीगल प्रोसेस है उसी के तहत ये पूरा काम जो है वो हो रहा है। लीज पे इनको जो है वो ये जो लैंड है वो प्रोवाइड किया गया था 1928। काफी ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1913 में, और काफी प्रेस्टिजियस क्लब माना जाता है। कॉलोनियल एरा के टाइम में भी था, अपने आर्किटेक्चर के लिए जो है जाना जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज बनाने के लिए उनको लैंड एक्वायर करना है, तो इसी के लिए फिर उन्होंने इसको अभी फिलहाल के लिए का जो एक्सटेंशन है लीज का उसको नहीं दिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाला गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। इसको चैलेंज किया गया था, नवंबर में इनका एक वर्डिक्ट आया था, नवंबर 2025 का, जिसके तहत जो स्टेट है ये अपोज कर रही थी कर्नाटका में एक रिजर्वायर बन रहा है, मेकी डाकू बैलेंसिंग रिजर्वायर कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस रिव्यू पिटीशन को इन्होंने, जो चीफ जस्टिस की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एम पंचोली, तो इन्होंने कहा कि रिव्यू करने का जरूरत जो है वो नहीं है। और इसमें इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको जो है वो देखा है, और इसको एक्सपर्ट्स को कंसिडरेशन के लिए भी भेजा है, जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पूरा जो है उनके पास, साथ ही साथ कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के पास। तो इन्होंने कहा है कि अभी इस मैटर पे कुछ और फर्दर जो रिस्ट्रिक्शन देना जो है वो सही नहीं है, अभी प्री मेच्योर है। जब रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी तो ये इस पे और फर्दर देखेंगे। तमिलनाडु का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो इसकी वजह से जो उनका वाटर शेयर है वो अफेक्ट होगा, और जो एग्जिस्टिंग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उस पे प्रॉब्लम होगी। और तो इसी के चलते है, तो प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, इसके क्या क्या, कौन कौन से स्टेट्स इससे अफेक्ट होंगे, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और मेकेदाकू बैलेंसिंग रिजर्वायर कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कर्नाटका में बन रहा है। इससे बेंगलुरु में जो सप्लाई है ड्रिंकिंग वाटर की, उसको जो है वो बेहतर किया जाए। और ये कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये है, तो इसी की वजह से दोनों स्टेट के बीच में एक कंटेंशन है। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अभी कुछ दिन पहले, और उसके तहत इन्होंने डिक्लेयर किया था राइट टू सेफ ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवेज एज ए फंडामेंटल राइट, जो कि इंटीग्रल है राइट टू लाइफ के अंतर्गत, जो आता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। मतलब सुओ मोटो का ये मतलब होता है कि किसी ने कोई प्ली नहीं उस वहां पे डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैं उन केसेस को देखते हुए जो है वो इस मुद्दे पे जो है वो अपने यहाँ सुनवाई की। तो ये अभी इन्होंने नवंबर में जो है वो 34% की डेथ हुई थी, तो इसको लेके काफी जो है वो था कि क्या जो नेशनल हाईवेज है वो वेल मेंटेन है। और क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रोड्स हैं उनको मोटरेबल रहना, मेंटेन रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये सिर्फ एक पॉलिसी गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, जो रोड्स हैं वो अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें भी जो है प्रॉब्लम्स हैं।
अलार्मिंग जो सबसे चीज थी ये थी कि जो नेशनल हाईवेज हैं ये 22% है इंडिया का जो पूरा रेलवे रोड जो स्ट्रक्चर है उसका, बट 30% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं जिनमें लोगों की डेथ्स होती हैं वो नेशनल हाईवेज पे ही होती हैं। तो इसको देखते हुए इन्होंने ये अपना जजमेंट दिया। तो मतलब सबको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है ये कि हमें रोड राइट टू सेफ ट्रेवल है कि हम आसानी से सेफली जो भी हमारा डेस्टिनेशन है वो वहां पे पहुंचे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है वो है, इसमें आर्टिकल निकला था और इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अपनी एक इनहेरेंट पावर है इनके पास अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये डिलीवर करें कंप्लीट जस्टिस। तो जैसे कंप्लीट जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 142 के तहत आता है ये। और इनका मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं कि स्टैट्यूट में लिखा हुआ हो, बट ये इनहेरेंट है और ये एक हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो इनको अलाउ है कि ये अपने जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर हैं जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके आगे भी जाके इनजस्टिस अगर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि ये इसको जो है वो प्रिवेंट कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस गुजरात और स्टेट ऑफ गुजरात केस 1991 में कि ये जो पावर है ये काफी डिफरेंट है अपने लेवल और क्वालिटी पे, और ऑर्डिनरी जो लॉज होते हैं ये इसको लिमिट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि आप कोई ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं जो कि अगर जस्टिस नहीं हो रहा है तो उस केस में आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है अगर लीगल गैप्स हैं तो उस कंडीशन में। फिर बात होती है कि क्या हाई कोर्ट के पास भी ऐसा ऑर्डर होता है, क्या वो उनका जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के इक्वल है। उसमें ये भी था कि जो हाई कोर्ट्स का पावर है अंडर आर्टिकल 226 ये सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है अंडर आर्टिकल 142 उसके एट पार नहीं है। और ये इन्होंने अपने जजमेंट में दिया भी था, अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन था ये 2009 में केस। हाई कोर्ट्स डिलीवर कर सकते हैं कंप्लीट जस्टिस अगर कुछ ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम रहती है उसमें, लेकिन इसको बहुत ही जो है वो रेयर उसमें यूज किया जाता है। और इसको क्रिटिसाइज भी अक्सर किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक जुडिशियल ओवररीच को दिखाता है। जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं ये कहते हैं कि अ, इनका आर्गुमेंट ये रहता है कि ये एक फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है जिसको कि इसलिए लाया गया है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये कहीं से भी जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जो तीनों हमारे ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव है, कि इनको एक सबका अलग अलग पावर है और सबको अपने अलग अलग उसमें जोन में जो है वो वर्क करना चाहिए। तो मतलब ये भी है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को कहीं ना किसी भी तरह से जो है वो नहीं निगेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और पूछा भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मतलब इन्होंने एग्री किया है कि देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स इन द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। और जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने एक फॉर्मल नोटिस दिया है यूनियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे एक पेटिशन फाइल किया गया था इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के द्वारा और बाकाई प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो इस पेटिशन में ये आर्ग्यू किया गया है कि जो डेफिनेशन है इन रूल 2G ऑफ द 2017 लॉ ये इनकंसिस्टेंट है इंडिया का जो बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है अंदर अंडर रामसार कन्वेंशन 1971। रामसार कन्वेंशन एक्सप्रेसली इंक्लूड करता है बोथ नेचुरल और आर्टिफिशियल वेटलैंड्स को, मतलब को जो भी परमानेंट है और टेम्परेरी है उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है। लेकिन जो डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल अंडर 217 रूल्स ये आर्बिट्रैरी एक्सक्लूड करते हैं जो भी ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल और हिस्टोरिकली डेवलप्ड वेटलैंड्स हैं, कि मतलब इनको जो है वो इनका इन्वायरमेंट
प्रोटेक्शन जो है वो नहीं वो होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अकाउंटेबिलिटी है उसको डाइल्यूट करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो इसी पिटिशन पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्दर इस पे ये जो है वो सुनवाई करेंगे और इसमें डिसीजन जो है वो अपना देंगे। इस पिटिशन में कहा गया है कि अगर ये डिफिनेशन जो है इसका काफी डिजास्टर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी 39 ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं जो कि हमारे 94 रामसार कन्वेंशन में वेटलैंड्स हैं उनमें, और इससे इनका जो एक प्रोटेक्टेड स्टेटस है वो लूज हो जाएगा और इससे जो वाटर बॉडीज हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पे फर्दर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। रामसार कन्वेंशन, इंडिया ने इसको साइन किया था। ये डिफाइन करता है कि वेटलैंड्स की क्या डेफिनेशन है। वेटलैंड्स में जो भी मार्शी एरियाज हैं, हीटलैंड्स हैं, वाटर वाले जो एरियाज हैं, रिजर्वायर्स हैं, ये आते हैं ताकि जो वाटर का फ्लो है वो बेहतर तरीके से बना रहे, फ्रेश वाटर रहे, सारी चीजें। और इंडिया के अभी 94 रामसार साइट्स हैं, हाईएस्ट नंबर है ये एशिया में। ठीक है, तो रामसार तो इम्पोर्टेंट है ही। वेटलैंड डे भी पूछा जा चुका है कई बार कि कब सेलिब्रेट होता है। 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। रामसार कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वेटलैंड्स की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का अभी इन्होंने डायरेक्ट किया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कि ये कंसीडर करें। इन्होंने ग्रांट किया है इम्यूनिटी फ्रॉम prosecution to forest guards serving on the front line against illegal sand miners in the Chambal region। चंबल रीजन में अभी हाल फिलहाल में कई कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनका जो है वो मर्डर हो गया है। ठीक है, तो इसमें इसको लेके काफी विवाद भी रहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स को एग्जामिन करना चाहिए और इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड जो है वो करना चाहिए भारत की जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके तहत। और अगर जो माइनर्स के अगेंस्ट जो है वो ड्यूटी के टाइम में कोई एक्शन लेते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसकी नेक्स्ट अभी जो है वो हियरिंग जो है वो होगी, फिर उसमें अपना वो डिसीजन फाइनल जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्शन इसमें भी देगी, तो ये भी आर्टिकल 142 के तहत है जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात कही जा रही है कि जो सेफगार्ड किया जाए जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं जो कि रीजन में काम करते हैं। क्योंकि जो खनन माफिया होते हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिवर्स हैं उनका जो सैंड वगैरह है, जो सेंचुरीज है वहां पे इलीगल तरीके से माइनिंग करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे ऑफिशियल्स अगर एक्शन लेते हैं तो उनको अक्सर जो है वो उनकी डेथ्स हो जाती है, उनको मरवा दिया जाता है। तो ये पूरे विवाद को देखते हुए जो है वो इन्होंने इन तीनों स्टेट्स को भी डायरेक्ट किया है। फिर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने नोटिफाई किया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रूल्स 2026 और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल रूल्स 2026। और इसमें बताया गया है कि कैसे बोर्ड का पूरा कंपोजिशन रहेगा, क्या टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, चेयरपर्सन और मेंबर्स का उनकी सैलरीज क्या रहेंगी, क्या क्या उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या स्पेसिफिक पावर्स रहेंगी जो स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उनकी। और इस रूल्स के तहत जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है ये बनेगा, कंपोज रहेगा ऑफ अ नेशनल ऑफ चेयरपर्सन रहेंगे और 2 मेंबर्स रहेंगे। जो भी मेंबर्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी फ्रॉम अ पैनल जो कि रिकमेंड किया जाएगा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड इसको बनाया गया है एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि ग्रांट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज को और इंश्योर करेगी कि यहाँ पे जो है वो बेहतर तरीके से गवर्नेंस हो, फाइनेंशियल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इस रूल्स में अ, ये भी कहा गया है कि टेक्नो लीगल मेजर्स जो है वो इनको अडॉप्ट किया जाए डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे कि डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो पोर्टल बनेंगे ये फैसिलिटेट करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है, नोटिस होता है, नो डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिफिकेशन होता है तो उसको। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल के साथ कम्युनिकेशन को भी ये बनाएंगे। ठीक है, ऑर्डर्स का पब्लिकेशन करेंगे,
वर्चुअल हियरिंग करेंगे, जो भी रिकॉर्ड्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको पूरा मेंटेन करने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो रूल्स हैं, जैसे कभी कभार मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें रूल्स वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स ये क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि कैसे जो है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन भारत में इसको और बेहतर किया जाए और प्रोफेशनल बनाया जाए। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें तो इसमें है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया ये आया था 2011 में। और इसके तहत जो है वो एक डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल बनाया गया है कि जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो उनको देखें, जैसे कि एनवायरनमेंट का देखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, तो ये सारी चीजें इसके ऊपर वर्क करेगी। फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। इनका 2025-26 में जो सेल रहा है वो 1,87,000 करोड़ का रहा। ये एक रिमार्केबल ग्रोथ जो है वो दिखा रहा है लास्ट जो 12 ईयर्स रहे हैं इसमें। और केवीआईसी या खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इससे 2 करोड़ लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसमें 80% के लगभग जो है वो वुमेन रहती हैं। और केवीआईसी का ये कहना है कि खादी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए ये बहुत जल्दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे, ताकि इनका जो प्रोडक्ट्स हैं उसको और ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जा सके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और खादी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है और कहा जाता है कि ये एक सिंबल है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बन रहा है और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए पूरा ये काम करता है। खादी जो है वो हाथ से जो है वो क्लॉथ बनाए जाते हैं और फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने काफी एक अहम भूमिका निभाई। गांधी जी कहते थे कि सूत को खुद से काटिए और फिर उससे जो है वो कपड़ों का उन्होंने जो है वो बनाते थे। तो ये है। और केवीआईसी ये स्टैब्लिश हुआ 1956 में। इसका काम ही है कि ये प्लान करे, प्रमोट करे और फैसिलिटेट करे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज में। ठीक है। और खादी के सेल्स को बढ़ाने के लिए खादी फॉर फैशन ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। कई सारे इनके आउटलेट्स बनाए गए हैं, एग्जीबिशन जो है वो लगाई जाती है। और आत्मनिर्भर जो भारत हमारा कैंपेन है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है कि कैसे जो है वो हम इसको पूरा, इसमें भी एक पूरा चेंज जो है वो कर सकते हैं। इसको एक लाइफ स्टाइल का पार्ट बना सकते हैं, एक पूरा ब्रांड बना सकते हैं। जैसे हमारा वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है, तो उसके तहत अगर इसमें काम करें तो और भी इसके थ्रू जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, बेहतर होगा। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्राइसिस और इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी इस पे डेली आ रहा है। अगर हम बात करें तो अभी यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स चल रही हैं, बट कल दोनों ही कंट्रीज ने कहा है कि वॉयलेशन हुआ है। ईरान ने कहा कि हमने जो है वो यूएस के कुछ यूएस के MQ-9 रीपर ड्रोन है, इनको इन्होंने कहा कि हमने शॉट डाउन किया। और इसके अलावा इन्होंने सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी जो है वो इस पे अटैक किया। और अमेरिकन सेंट्रल कमांड इन्होंने कंफर्म किया है कि एज ए सेल्फ डिफेंस इन्होंने जो है वो मिसाइल लॉन्च किया स्ट्रेट में और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। तो अभी टेंशन काफी बढ़ गई है। कतर में जो है वो बातचीत भी चल रही है, जो ऑफिशियल्स हैं यूएस के और ईरान के, इनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है कि भैया आप कैसे भी इस जो पूरा सिचुएशन है उसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफी क्राइसिस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है अभी। और माना जा रहा है कि कैसे हम जो है वो एग्रीमेंट को कर लें बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर ये नहीं रुका वॉर और फर्दर एस्केलेट हुआ चीजें तो और ऑल ओवर वर्ल्ड सिचुएशन जो है वो बुरी होगी। तो ये है, मतलब यही है कि अब एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि एक ये चोक पॉइंट है, यहाँ से जो है वो ऑयल वगैरह आता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस जो सप्लाई है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई या उसमें और कमी आती है तो फिर आगे आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। फिर इंडिया में बहुत जल्दी एक फास्टेस्ट एलिवेटर जो है वो वर्ल्ड का ये बनने वाला है। और ये जो एलिवेटर है ये 10 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करेगा, जो कि बुर्ज खलीफा है दुबई में, इस तरीके से ये पूरा रहेगा। और एलिवेटर मेकर हैं ऑटिस इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्हें जो है वो ऑर्डर मिला है प्रेस्टीज स्टेट से। और ये
2 सुपर फास्ट एलिवेटर्स इनके लिए बनाएंगे। प्रेस्टीज एट महालक्ष्मी ये मुंबई में बन रहा है, और ये जो बिल्डिंग है ये इंडिया की टॉलेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। तो इसी में ये एलिवेटर्स जो है वो इनको लगाएंगे। ठीक है, और प्रेस्टीज एट महालक्ष्मी ये प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा जो है वो बन रहा है। और ये 56 फ्लोर का रहेगा। इसकी जो लेंथ है वो मतलब 275 मीटर्स का ये पूरा टॉल रहेगा। अभी करंट टाइम में ये टॉलेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग बन जाएगी, और ठीक है, वर्ल्ड की। ठीक है, जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो अब चूंकि इतनी टॉल बिल्डिंग बन रही है, तो जो एलिवेटर्स हैं वो भी जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल के बनने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये डबल डॉक एलिवेटर्स बनेंगे, जो कि बुर्ज खलीफा और ताइपे 101 है, इन सब बिल्डिंगों में लगा हुआ है। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनका जो है वो रिवीजन अभी हुआ है बेस ईयर का। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इन्होंने बेस ईयर को 2011-12 से चेंज करके 22-23 के कर दिया है। और अब इसी के बेसिस पे जो न्यू सीरीज है वो 1 जून को रिलीज होगी। और ये जो पूरा रिवीजन है ये कंडक्ट कराया गया अंडर गाइडेंस ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिन्होंने की बेस ईयर को पूरा रिवीजन किया। ठीक है, ये जो न्यू आईआईपी सीरीज रहेगी इसमें जो बास्केट है ये 463 आइटम ग्रुप्स रहेंगे। इसमें 120 न्यू आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं इनको भी रिवीजन किया गया है। तो एग्जिस्टिंग जो सेक्टर्स हैं इसमें माइनिंग, माइनर मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको भी रखा गया है। ठीक है, और आईआईपी की अगर हम बात करें तो ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो कि बताता है कि कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और कितना कैसे जो है वो पॉलिसी डिसीजन और होना चाहिए। तो बेस ईयर में रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम किया जाता है, ताकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में उसके पार जो है वो हो रहे। ठीक है, और जिससे कि जो है वो न्यू इंडस्ट्रीज और बेहतर रहे, जो पुरानी है उनको और कमी आए। ठीक है, तो इन्हीं सबको के करने के लिए इंडेक्स बनाने का काम कौन करता है? एनएसओ करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा एक 28 डे का एक रेफरेंस मंथ रहेगा, उसी के बेसिस पे मंथली जो है ये डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो अब जैसे कि आईआईपी का बेस ईयर क्या कर दिया गया है ये पूछा जा सकता है। और ये जो रिवीजन किया गया है न्यू सीरीज में 64 आइटम्स को जो है ड्रॉप भी किया गया है। ड्रॉप आइटम्स में जैसे केरोसिन है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है, ट्यूब्स और बाइसिकल ट्राइसिकल, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो जैसे ये भी इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अभी जैसे हमें पता है कि समर्स हैं, तो यूरोप में भी काफी जो है वो हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। एक्सेप्शनल हीट वेव्स देखने को मिली है अक्रॉस द यूरोप, और इसकी वजह से वहां पे मल्टीपल डेथ्स हुई हैं। लंदन ने एक्सपीरियंस किया है, इनका यहाँ रेयर ट्रॉपिकल नाइट्स देखने को मिली है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो नहीं पहुंचा है। तो ये एक फिनोमिना है जो कि जो वार्मर रीजन्स हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कभी कभी जो इस तरह के टर्म्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर कंडीशन है वो और डेडली होती जा रही है, वेदर और एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप की बात करें तो पिछले जो भी लास्ट ईयर्स रहे हैं उनमें काफी सारी डेथ्स हुई हैं। और समर में इन लोगों यहाँ पे 70,000 से ज्यादा लोगों की जो है वो डेथ हुई है ड्यू टू हीट वेव्स। ठीक है, तो ये भी एक चिंता का जो है वो कारण है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो पूरा जो चीजें हैं वो और गर्म होती जा रही हैं। ट्रॉपिकल नाइट एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है फॉर ए नाइट where the temperature does not fall below 20 डिग्री सेल्सियस और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट से रिलेटेड है, मतलब रात के टाइम पे भी जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से कम नहीं होता है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर कल 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और इसमें इंडिया और यूएसए ने फाइनलाइज किया है फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन इन इंश्योरिंग स्टडी सप्लाईज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। और जो काफी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि जो चाइना है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, जो भी रेयर अर्थ
मिनरल्स हैं। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं ये काफी स्ट्रेटेजिक मेटल्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी में सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो भी हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जो भी हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं, जो बैटरीज वगैरह सब इन्हीं से बनती है। तो अगर इनकी सप्लाई नहीं रहेगी तो उसमें काफी प्रॉब्लम होगी कि आगे आने वाले टाइम में इनका डिमांड जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल का, ये और भी बढ़ रहा है। और ज़रूरी है कि इनका और माइनिंग हो, इनका और रिसाइक्लिंग हो और इनमें और इन्वेस्ट किया जाए ताकि जो फ्यूचर है उसमें और बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकें। तो यूएस और इंडिया के बीच में जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग था, उसके तहत जो है वो इन्होंने एक पूरा जो है फ्रेमवर्क बनाया है कि कैसे क्रिटिकल मिनरल्स पे हमें काम करना है। इसको एक टॉप पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे टॉप पे जो है वो रखा गया है। इस फ्रेमवर्क को टाइटल दिया गया है सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स। इसी के साथ-साथ एक अलग फ्रेमवर्क भी जो है वो साइन किया गया क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, जिसमें जो चारों कंट्रीज हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने जो है ये साइन किया है। और इस इनिशिएटिव के तहत ये 20 बिलियन यूएस डॉलर को मोबिलाइज करेंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, ताकि एक स्टेबल सप्लाई चेन जो है वो उसको बनाया जा सके फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने जो है वो एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगा रखे हैं पिछले साल से, 2025 से, जब यूएस ने टैरिफ्स लगाए सारी कंट्रीज पे, तो उसी के बाद से चाइना ने भी जो है वो रेयर अर्थ पे अपना जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। चाइना 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना में होते हैं कि प्रोसेसिंग होती है और यहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो भेजे जाते हैं। तो चाइना की एक तरह से मोनोपोली है। तो उसको देखते हुए चूंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में जो क्रिटिकल मिनरल्स इनका काफी यूजर है, तो इसको और बेहतर करने के लिए ये जो क्वाड कंट्रीज हैं इन्होंने अपने बीच जो है वो एग्रीमेंट किया है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, इन्होंने विजिट किया इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये कोलकाता में है। और ये विजिट जो है ये 150th ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है आईएसीएस का। ये एक आइकॉनिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जो कि 1920th और 21st सेंचुरीज में भी पूरा चला है। और यही एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ डॉक्टर सर सीवी रमन ने अपना वर्क स्टार्ट किया था, जिसके बाद से रमन इफेक्ट का जो है वो डिस्कवरी हुआ था। और इसी के लिए इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था साइंस में 1913। ये 1980 ये 1876 में बना था बाय डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। और ये इंडिया के ग्रेटेस्ट जो साइंटिफिक माइंड है इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि जगदीश चंद्र बोस, मेघानंद सहाय और एस एन बोस जैसे लोग हैं। तो यहाँ पे इन्होंने और इनॉग्रेट किया एक न्यू इंक्यूबेशन सेंटर का, जिसको कि रेटिना नाम दिया गया है, रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ट्रांसलेशन, इनोवेशन एंड नेविगेशन। फिर इसके अलावा रिसर्च, ये रिसर्चर्स हैं एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये बेंगलुरु में है। और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। इन्होंने एक न्यू इमेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसको कि इन्होंने नाम दिया है क्लियर, क्लियरेबल लाइट इरेज एंटी बॉडी रिपोर्टर, ये डेवलप किया है। और इनका मानना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये साइंटिस्ट को इनेबल करेगा टू विजुअलाइज एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कई नंबर जो प्रोटीन्स है उनको पूरा देखने का काम करेगा, विद सेम बायोलॉजिकल सैंपल यूजिंग जस्ट अ सिंगल फ्लोरेसेंट मार्कर, मतलब एक मार्कर का यूज करके नंबर ऑफ प्रोटीन्स को ये स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। और ये वर्क, ये जो टेक्नोलॉजी है ये वर्क करती है, ये सीक्वेंशियली जो है वो इमेजिंग प्रोटीन्स को वो करती है। और एक साइकिल के बाद तो जो फ्लोरेसेंट है वो पूरा चमकता है और उसकी वजह से फिर वो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे क्या क्या है, नेक्स्ट साइकिल में फिर कौन सी प्रोटीन है, तो उससे जो है वो पता चलता है। तो क्लियर जैसे ये टर्म है, इसको याद रखना है कि क्लियर क्या है। ये एक इटरेटिव इमेजिंग टेक्नीक है जिसको कि प्रोटीन वगैरह की स्टडी के लिए पूरा यूज जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिनसे कि प्रोटीन को स्टडी किया जाता है, जैसे कि डीएनए पेंट है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये साइक्लिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे पूरा काम करती है। ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि बायो इमेजिंग पे पूरा काम करता है और इसमें
डिफरेंट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स वगैरह हैं उनको और बेहतर तरीके से डिटेक्ट किया जा सके, इम्यून सेल्स को स्टडी किया जा सके, पूरा उनका मैपिंग किया जा सके। ठीक है, तो यही था आज का सारा करंट अफेयर्स। ठीक है मैम। मैम ये जो चाइना वाला तो आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।